नमस्कार। मैं पूनम रानी, डिवाइन रेकी सेंटर, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीता नगर, कानपुर से सबसे पहले रेकी को पुनर्जीवित करने वाले डॉक्टर मिकाउल सई गुरु जी को मैं नमन करती हूँ। उसके बाद जिन रेकी गुरुओं और आचार्यों से मैंने रेकी सीखी उन सबको मैं प्रणाम करती हूँ नतमस्तक होकर। रेकी के प्रेमियों, आप सबको मेरा शुभ आशीर्वाद। आज हम शुरू करें उसके पहले हम लोग 5 मिनट ओम ध्वनि करेंगे। सीधे बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी करें, आंखें बंद करें। ओम ध्वनि।
नमस्कार। आज तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा रेकी क्या है, रेकी सर्वश्रेष्ठ कैसे है, रेकी में सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए, रेकी के नियम, रेकी की प्रतिज्ञाएँ, स्पॉन्डिलाइटिस और साइटिका और कमर दर्द में रेकी कैसे दें, ऊर्ध्वरेता एवं चक्रों के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग ऑरा के बारे में जानेंगे कि ऑरा क्या है, इसको कैसे चेक करते हैं, कैसे क्लीन करते हैं, कैसे समझते हैं कि ऑरा स्कैनिंग करते हैं, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे। ऑरा ये हमारा प्रभाव मंडल है, ये हमारा सुरक्षा कवच है, ये हमारा ऊर्जा क्षेत्र है, इसको बायोप्लाज्मिक बॉडी भी कहते हैं। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो हमारा शरीर का लिहाफ है, हमारे घर का दरवाज़ा है। यह हमारा घर है। मकान का दरवाज़ा आप लोग कमज़ोर बनाते हैं कि मजबूत? निश्चित रूप से मकान का दरवाज़ा हम मजबूत बनाते हैं। कोई भी अपने घर का मेन दरवाज़ा कमज़ोर नहीं बनाता है। तो हम इस घर का दरवाज़ा हम क्यों कमज़ोर करते चले जा रहे हैं? क्योंकि यह हमारा सुरक्षा कवच है, ये हमें सुरक्षा देता है। भगवान के चित्रों में भी आपने देखा होगा, सिर के पास सफ़ेद प्रकाश का एक गोला होता है। जितने भी देवी देवता हैं या संत महापुरुष हैं, उनके सिर पर एक सफ़ेद प्रकाश होता है। यह उनके आज्ञा चक्र का घेरा होता है, यह उनका आज्ञा चक्र का ऑरा होता है। पूरे शरीर का हमारा ऑरा होता है। यह हमारा सूक्ष्म शरीर है। इस शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर लगा हुआ है, सूक्ष्म के साथ कारण शरीर। इस प्रकार से हमारे शरीर एक दूसरे के अंदर सूक्ष्म सूक्ष्म और सूक्ष्म जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने कभी बल्ब को देखा है? शायद सबने बचपन में देखा होगा। आंखें थोड़ी सी बींच लेते हैं तो बल्ब को देखते हैं, उसके चारों ओर किरणें किरणें दिखाई देती हैं। ये बल्ब का ऑरा है। चारों ओर बड़ी तेज प्रकाश की किरण फैली हुई दिखती है। ऐसे ही हमारे शरीर से भी पूरे शरीर में किरण निकलती है और चारों ओर फैल जाती है। यह हमारा सुरक्षा कवच, ये ऊर्जा क्षेत्र है। चित्र देखिए, इससे ये हमारे एनर्जी को बाहर मेंटेन रखती है। ये लिहाफ है, दिखाओ। ये हमारे ये चित्र में देखें, इस तरीके से ये लिहाफ की तरह यह हमारे पूरे शरीर को ढके हुए है। पूरा शरीर हमें सुरक्षित किए हुए है। जब भी कोई बीमारी आती है तो लगता है जुकाम या बुखार होने वाला है, लेकिन रख दो, अगला लेकिन अभी नहीं, हाँ रख। लेकिन कभी होता है कभी नहीं। ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? एक मिनट सोचिए, ऐसा क्यों होता है? सुबह आपको लगा कि जुकाम या बुखार होने वाला है, शाम को कभी हुआ और कभी नहीं। अब जब इस पर आप अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तब आप पाएंगे कि जब आपको सुबह लगा कि जुकाम या बुखार होने वाला है और शाम को अगर हो गया तो दिन भर क्या क्या घटनाएं घटित हुई, दिन भर क्या क्या घटनाएं घटित हुई। अगर दुख देने वाली घटना, किसी के फेल होने की सूचना, किसी प्रिय के बीमार होने की सूचना, यानी अप्रिय घटनाओं की अगर खबर मिलेगी तो सुबह जुकाम या बुखार होने वाला था, शाम को हो जाएगा। सुबह जुकाम या बुखार होने वाला था, शाम को नहीं होगा। तो उसमें भी आप अध्ययन करिए तो आप देखेंगे कि जो उसके बीच में घटनाएं घटित हुई वह सब सुखद हुई। किसी के पास होने के समाचार मिल गया, कोई प्रिय था वो आ गया, किसी की शादी तय हो गई, यानी जो कि सुखद और आनंद देने वाली घटनाएं घटित हुई, तो सुबह जो बुखार या जुकाम होने वाला था वो शाम को नहीं होगा। अब ऐसा क्यों हुआ?
अंधविश्वास में बिल्कुल कुछ मत मानिए कि मैंने कहा तो आप मान लें। आप प्रैक्टिकल करें, जब आपको अनुभव हो तब माने। रेकी हमें अंधविश्वास से बाहर निकालती है, अंधविश्वास में नहीं ले जाती है। तो आप जब अध्ययन करके देखेंगे, जब आप पाएँ कि नहीं ऐसा वास्तव में हुआ है, तभी आप उसको माने कि हाँ ये हमारा, जब अध्ययन किया कि हमने अच्छी घटनाएं घटी तो सुखद समाचार मिले, बुखार या जुकाम नहीं हुआ, और दुखद घटनाएं घटी तो जुकाम या बुखार हो गया। ऐसा इसलिए होता है, जो हमारा सुरक्षा कवच है, जो अभी आपको लिहाफ दिखाया गया, जो सुरक्षा कवच है उसमें बैक्टीरिया वायरस अंदर आने का प्रयास करते हैं और वो ऑरा उसको बाहर फेंकता रहता है। वो अंदर आने का प्रयास करते हैं, हमारा ऑरा उसको बाहर फेंकता रहता है। बराबर यह युद्ध चलता रहता है। जब हमको लग रहा होता है, लगता है जुकाम या बुखार होने वाला है, ये सुरक्षा कवच, ये हमारे घर का दरवाज़ा हमारे दुश्मन को अंदर नहीं आने देता। किसी भी प्रकार के दुश्मन को नहीं आने देता। बैक्टीरिया वायरस क्या, नेगेटिव विचारों को भी नहीं आने देता है। आप कहते हैं किसी ने कुछ करा दिया है, नज़र लग गई है, ये भी कुछ नहीं है। ये हमारा ऑरा कमज़ोर होता है तो नेगेटिव तरंग अंदर आना चाहती हैं, वो अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अगर हमारा ऑरा मजबूत है, हमारे इस घर का दरवाज़ा मजबूत है, तो कोई भी नेगेटिव तरंग या किसी ने कुछ करा दिया है, ये कोई भी चीज़ हमारे शरीर पर प्रभावित नहीं करेगी, जब हम इस प्रकार से अपने ऑरा को मजबूत रखेंगे। फिर जब अगर युद्ध चल रहा है सीमा पर, हमारी ये शरीर की सीमा है, इस पर हमारा युद्ध चल रहा है, अंदर आना चाहता है शत्रु, हमारा शरीर उसको अंदर नहीं आने देता, बैक्टीरिया वायरस को। उसी बीच में यदि सुखद समाचार मिल जाता है तो हमारे शरीर के ऑरा में जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। जैसे कि हथियार और स्ट्रॉन्ग हथियार सेना को मिल गए हों, तो वो अधिक शक्तिशाली तरीके से उस बैक्टीरिया वायरस को बाहर पुश करने में सफल हो जाता है। लेकिन जब दुखद समाचार मिलते हैं तो हमारे शरीर में नेगेटिव तरंगें क्रिएट होती हैं, जो हमारे ऑरा को प्रभावित करती हैं, और वो नेगेटिव तरंगें हमारे ऑरा को कमज़ोर करती हैं और बैक्टीरिया वायरस अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए हमें इस सुरक्षा कवच को अपने मजबूत रखना चाहिए। एकदम तेज प्रकाश की किरणों की तरह हमारे शरीर से किरणें निकलती हैं। अब इस चित्र को देखें, एक चित्र में पूरी किरणें तेज, पूरी सीधी सीधी निकल रही हैं, ये हमारा मजबूत ऑरा है। उसके बाद दूसरे चित्र में आपको आधे में प्रकाश की किरणें पूरी दिखाई गई हैं और दूसरे आधे में कमज़ोर दिखाई गई हैं। यानी जब हमारा ऑरा कमज़ोर हो जाता है, उसमें गंदगी इकट्ठी हो जाती है, उसमें बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। अब जितने ज़्यादा नेगेटिव थिंकर होते जाते हैं, उसमें बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। और बड़े बड़े छेद होना ठीक वैसे ही होता है जैसे दरवाजे में दीमक लग जाए। अब अगर आपके मेन डोर में दीमक लग जाए तो क्या होगा? छोटा मोटा चोर भी उस छेद को बड़ा करके अंदर हाथ डाल के सिटकनी खोल लेगा। और यदि आपका मेन दरवाज़ा लोहा लाट हो, चीन की दीवार की तरह, तब बड़े से बड़ा चोर भी, बड़े से बड़ा बैक्टीरिया वायरस भी आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस समय कहा जा रहा ना, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, कोरोना से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लो तो कोरोना से आप बच सकते हो, क्योंकि ये आपका सुरक्षा कवच। जब इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, वो बैक्टीरिया ये बाकायदा युद्ध करने में जीत जाएगा और वो आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस तरीके से हमें इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहिए। जब महामारी फैलती है, अभी भी महामारी फैली हुई है पूरे विश्व में, जब महामारी फैलती है सब एक साथ तो नहीं मरते ना, अभी भी मर रहे हैं। क्यों? जो जितना अधिक नेगेटिव है, जो जितना अधिक भयभीत है, उसका और जिसका जो जितना नेगेटिव और भयभीत है, उसका ये मेन दरवाज़ा बहुत कमज़ोर है। और जब ये मेन दरवाज़ा कमज़ोर होते हैं तो जैसे ही बैक्टीरिया वायरस जीवाणु आता है, विषाणु आता है, अंदर प्रवेश कर जाता है और व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। तो हमें इस घर के दरवाजे को, हमें अपने इस ऑरा को
मजबूत रखना है। जब हम बीमार होते हैं तो ये ऑरा छोटा होता चला जाता है, चिपकता जाता है, और जहाँ कष्ट देखिए इस चित्र में, कहीं पर देखिए बिल्कुल चिपका हुआ है, कहीं पर बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। तो जब हम बीमार होते हैं, कोई अंग कष्ट में होता है, तो कष्ट अंग का ऑरा चिपक जाता है, छोटा होता जाता है। अगर कष्ट की तीव्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऑरा और ज़्यादा फूल जाता है, क्योंकि जहाँ पर युद्ध हो रहा होता है, जहाँ पर खतरा ज़्यादा होता है, सेना वहाँ पहुँच जाती है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा कष्ट होता है तो वहाँ पर पूरे शरीर की एनर्जी पहुँच करके उसकी हीलिंग करना शुरू कर देती है। उस अंग का उपचार करने के लिए वहाँ पहुँच करके उसको सुरक्षा प्रदान करती है। इस तरीके से वह शरीर को मेंटेन करती है। तो हमें अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने ऑरा को मजबूत करने के लिए, चारों ओर अपने को ऑरा को जितना हम मजबूत रखेंगे, जितना हम सुरक्षित रखेंगे, उतना ही हम बैक्टीरिया, वायरस, नकारात्मकता से बचे रहेंगे। इसकी अपनी परिभाषा है। ऑरा है क्या, प्रभामंडल है क्या, इसकी परिभाषा क्या है? प्रभामंडल यह एक ऊर्जा क्षेत्र है जिसने सारे पदार्थों को घेरा हुआ है। किसी भी वस्तु का सूक्ष्म रूप ही प्रभामंडल है और यही उस वस्तु का ऊर्जा क्षेत्र है। प्रत्येक पदार्थ का प्रत्येक कण इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन से बना हुआ है जो निरंतर गतिमान रहता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर गतिमान रहते हैं। जड़ पदार्थों के बजाय चेतन में और अधिक गतिमान रहते हैं। नॉर्मल रूप में ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आड़े तिरछे रहते हैं। जब ऊर्जा दी जाती है या ऑरा क्लीन किया जाता है तो ये लयबद्ध हो जाते हैं। जैसे ये लयबद्ध होते हैं तो इसमें ऊर्जा का फ्लो और अधिक अच्छे से होने लगता है, और ऊर्जा का फ्लो अच्छे से होने से पॉजिटिव एनर्जी चारों ओर घूमने लगती है और अधिक शक्तिशाली तरीके से हमको सुरक्षा देने लगती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे किसी एक चीज़ को लेकर सोते हैं, जिनकी हैबिट होती है वो उसके बिना सोते ही नहीं। चाहे वो छोटा सा कपड़ा हो, चाहे कोई डॉल हो, चाहे कोई रबड़ हो, चाहे उनका ओढ़ने का कंबल हो, और उसको जब तक वो नहीं लेते वो सो नहीं पाते, वो रोते रहेंगे, और जैसे ही वो चीज़ मिलेगी वो तुरंत सो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह वस्तु उस बच्चे के ऑरा से जुड़ चुकी होती है। तो जैसे ही वो जुड़ चुकी होती है तो उसको मिलती है तो वो लगता है मैं सुरक्षित हो गया, क्योंकि मैं पूरा हो गया। मेरा ऑरा जब तक खुली अलग था तब तक ऑरा में कुछ खुलावपन था, लीकेज थी। जैसे ही वो वस्तु मिली और वो जुड़ी और हम बच्चा सो गया। आपने देखा होगा कि दो भाई दो बहन जो एक साथ हर समय बचपन में साथ साथ रहते हैं, अगर एक बाहर चला गया तो दूसरा छटपटाता है, उसको नींद नहीं आती है। अगर जो इसमें बहुत ज़्यादा प्यार है, हर समय हर काम साथ साथ करते हैं, ऐसे का अगर एक साथी चला गया भाई या बहन तो उसका मन नहीं लगता है, उसके ऑरा के साथ जुड़ा होने के कारण नींद नहीं आती है कुछ दिनों, और क्योंकि ऑरा अलग हो जाने से उसमें बायो एनर्जी लीक करने लगती है। धीरे धीरे उसकी हीलिंग हो जाती है और लीक करना बंद हो जाती है, फिर मन लगने लगता है। कभी कभी आपने देखा होगा जो बहुत अधिक बूढ़े होते हैं, दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं लेकिन आपस में प्रेम है, झगड़ा नहीं है, जो हर समय कौवे की तरह लड़ते रहे काँव 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 काँव, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। जिनमें आपस में प्रेम है और बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अगर एक को बाहर भेज दो तो दूसरा को नींद नहीं आती है, बेचैनी होने लगती है, तो लोग बच्चे मजाक बनाने लगते हैं, देखो इनको नींद नहीं आ रही है। लेकिन रीज़न क्या होता है कि वो ऑरा से अलग हो जाने के कारण, वो दोनों का ऑरा एक हो चुका होता है, दोनों दो की जगह एक हो चुके होते हैं। ऑरा बिल्कुल मिक्स होता है, तो जब एक चला जाता है तो जैसे सेब को पूरा बीज से काट दिया हो,
तो बीच से काट के जब अलग अलग कर दिया जाए तो दोनों में रिसाव होने लगता है। तो ऐसे ही बायो एनर्जी का रिसाव होने लगता है, इसके कारण दोनों छटपटाने लगते हैं। और जैसे ही दोनों का मिलन होता है और वो छटपटाना बंद हो जाता है। इसके रीजन, इसके पीछे भी ऑरा ही है, ऑरा की एनर्जी ही है। हम सब ने ऑरा को सबने अनुभव किया है। आपने देखा होगा, आप जब ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं, तो कभी कोई व्यक्ति बगल में आके बैठता है तो आप बड़े आराम से झोंक कर लेके सोने लगते हैं, आनंद आ जाता है। कभी कोई व्यक्ति आके बैठता है, कमर दर्द, ये सीधी करते हैं, ये सीधी करते हैं, बेचैन होते हैं, छटपटाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, आज चैन नहीं पड़ रही है, ऐसा करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जो बगल में व्यक्ति आकर बैठा है, अगर वह पॉजिटिव थिंकर है तो उसके ऑरा का प्रभाव आपके ऑरा पर पड़ने लगता है। जिसका ऑरा ज़्यादा शक्तिशाली होगा उसके ऑरा का प्रभाव जिसका ऑरा कम प्रभावशाली होगा उस पर पड़ेगा। तो अगर पॉजिटिव थिंकर वाला व्यक्ति, शांत प्रकृति वाला व्यक्ति, स्पिरिचुअल नेचर वाला व्यक्ति बगल में आकर बैठता है तो उसके ऑरा का प्रभाव आप पर पड़ता है, आपको सुकून मिलता है और आप रिलैक्स होकर के सोने लगते हैं, आनंद का अनुभव करने लगते हैं। और यदि नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति बैठा आपके बगल में आके, तो अब आप बेचैन होते हैं, कमर सीधी करते हैं, टेढ़े होते हैं, कभी घूमते हैं, छटपटाते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव थिंकर वाला व्यक्ति की नेगेटिव तरंगे आपके ऑरा को प्रभावित करके उसको बेचैन कर रही होती हैं। तो इस तरह से अगर जिसने भी ये बात समझी है, इसका मतलब उसने ऑरा को देखा है। कभी कभी आपने ये भी लगा होगा कि सामने वाला व्यक्ति कह कुछ रहा है, सोच कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है, इसका मतलब है आपने ऑरा को देखा है। घर का कोई कमरा आपको सुकून देता है, किसी कमरे में जाते हैं आपको उलझन की अनुभूति होती है, किसी के घर जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है, चाहे घर भले ही अव्यवस्थित हो तब भी कहते हैं आप वहाँ गए बड़ा मज़ा आ गया। किसी का घर बड़ा साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, की एक डस्ट, जरा सी भी डस्ट नहीं है, एसी चल रहा है एकदम चमाचम, लेकिन आपको लगता है अंदर बैठ के कहाँ फंस गए, कैसे मौका मिले यहाँ से हम भाग लें। ऐसा लगता है ना, हमेशा कई बार लगता है। अगर जिसको लगा है, इसका मतलब है उस व्यक्ति ने ऑरा को देखा है। यानी जब भी कभी कभी आपने यह भी अनुभव किया होगा, जैसे कोई आया, किसी के आने की अनुभूति हुई और देखा थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति आ गया, यानी उसके आने के पहले ही आपको उसके आने की अनुभूति हो गई। इसका मतलब आप ऑरा को जानते हैं, आपने समझा है। लेकिन हम लोग को जानकारी ना होने के कारण किसी न किसी और चीज़ से जोड़ देते हैं। ऑरा हमारे शरीर का सूक्ष्म शरीर है। 3 द्रव्य, ठोस, द्रव्य और वायु, 3 चीज़ें होती हैं। चौथा होता है 3 पदार्थ होते हैं। चौथा होता है बायोप्लाज्मा, जो लिसलिसा होता है। ऑरा का पदार्थ बायोप्लाज्मा है, इसीलिए इसको साइंस की भाषा में बायोप्लाज्मिक बॉडी कहते हैं, इसको सुरक्षा कवच कहते हैं। इस पर हमारे विचारों का, हमारे भोजन का, हमारे व्यापार का, हमारे आसपास के वातावरण का, सबका प्रभाव पड़ता है। एक तो निश्चित ऑरा होता है और कुछ वेरिएशन में ऑरा होता है, जो घटता बढ़ता रहता है विचारों से, आसपास के वातावरण से, मनोभावों से। ये आपस में परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता रहता है ऑरा। और ये व्यापार का भी प्रभाव पड़ता है। अगर हमारा नेगेटिव व्यापार है, नेगेटिव व्यापार का मतलब होता है दूसरों को दुख देने वाला व्यापार, जिसके करने से दूसरे को दुख मिले। जैसे शराब का व्यापार है, उससे दूसरों को दुख मिलता है। आप शराब बेची, घर में जाके कलेश हुआ, पत्नी क्या कहेगी, शराब बेचने वाले का नाश हो। अब वो नेगेटिव तरंग आपको प्रभावित करेगी। इसका मतलब है
कि ये हमारा व्यापार नेगेटिव है। नॉन वेज मांस वगैरह का व्यापार भी नेगेटिव है, क्योंकि हम किसी की हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो क्या वो जिसको आप मारेंगे वो आपको दुआएं देगा? निश्चित रूप से उसके अंदर नेगेटिव तरंगें निकलेंगी। इस तरीके से हम नेगेटिव व्यापार का भी हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव भोजन का भी हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। जितना हम फल फ्रूट लेंगे, ईश्वर का बना भोजन लेंगे, हमारा ऑरा उतना अधिक प्रभावशाली और एनर्जेटिक होगा। जितना धीरे धीरे पका हुआ भोजन लेंगे, फिर फास्ट फूड लेंगे या नॉन वेज लेंगे, उसी अनुपात में हमारा ऑरा नेगेटिव होता चला जाएगा। ये हमारा ऑरा बहुत प्रकार, दो तरह का होता है, एक आंतरिक ऑरा, एक बाहरी ऑरा। पहले हम लोग कुछ ऑरा के चित्र देख लें। देखिए टिप्स का चित्र दिखाइए। हमारे ऑरा में बड़ी रंगबाजी है, भगवान ने की है। भगवान ने बहुत सारे रंगों से हमें रंगा है। अगर हम फोटो ले करके सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑरा को निकालते हैं तो हमारा विभिन्न प्रकार के रंगों का ऑरा दिखता है। नेक्स्ट दिखाओ। ये हमारे शरीर का ऑरा है। इसमें देखिए सर्कल बने हुए हैं। जब सर्कल पूरा गोल हो और दोनों कलर यानी ब्लू है तो आमने सामने हो, एक ऊपर नीचे है, इसका मतलब इनबैलेंस है। ये ऑरा आला टेढ़ा है, इसका मतलब भी ऑरा इनबैलेंस है। बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो भी आप इरिटेटिंग नेचर के हैं। एक डल कलर का बिल्कुल सर्कल में कमल की तरह, फूल की तरह खिला हुआ, एक दूसरे के आमने सामने अगर सर्कल आता है तो नेक्स्ट, तो आप समझिए आपका ऑरा सही है। इसमें देखिए एक बच्चे का ऑरा है, कितना इनबैलेंस है, ये बच्चा बहुत अधिक बीमार है। नेक्स्ट, तो इस तरीके से आप, हाँ, इस तरीके से देखिए जहाँ पर पीला रंग, लाल रंग है वह अंग कष्ट में है, जहाँ पर ब्लू कलर है वह अंग एनर्जेटिक है। इस प्रकार से इसके कलर्स निश्चित होते हैं। उसके अनुसार एनर्जी को चेंज करो, उसके अनुसार एनर्जी को हम लोग चेक करते हैं कि ऑरा कैसा है और कैसा नहीं है। अब देखिए जड़ चीज़ों में भी कैसे ऑरा का कलर चेंज होता है। ऊपर 2 ग्लास पानी रखा हुआ है, उसमें भी एक चार्ज किया हुआ है, एक बिना चार्ज किया हुआ। बिना चार्ज किए हुए जो है उसके कलर नेगेटिव हैं और जो चार्ज किया हुआ है उसके कलर पॉजिटिव हैं। इसी तरीके से आप पानी का ऑरा देखें, इधर से दिखाएं, बढ़ाते कैसे, सेकंड, पानी में बहुत जल्दी परिवर्तन आता है। यहाँ है कि नहीं, करण पहले पढ़ा दे फिर पेज पलटना। एक एक विचार से पानी में परिवर्तन आते हैं। जापान के मसारो इमोटो ने रिसर्च की है। पानी को अलग अलग प्रकार के भाव दिए और इलेक्ट्रो माइक्रोवेव से फोटो लिए तो देखा कि उनके सबके जलकण बिल्कुल अलग अलग तरीके से पाए गए। पहले प्रार्थना करने के पहले का नॉर्मल पानी का चित्र देखें कि पहले नॉर्मल पानी का इलेक्ट्रो माइक्रोवेव से पानी फोटो लिया तो किस प्रकार से चित्र बना। नेक्स्ट दिखा दो फिर वो। प्रार्थना करने के बाद, हाँ, प्रार्थना करने के बाद फिर आप देखिए कैसे परिवर्तन हुआ। कितना ये ऐसा लग रहा है जैसे कि चांदी की सिल्ली है, जबकि ये चांदी की सिल्ली नहीं है, ये वाटर क्रिस्टल का ही फोटो है जो इलेक्ट्रो माइक्रोवेव से लिया गया हो। नेक्स्ट, इसको तो ऊपर, प्रेम और प्रशंसा, पानी की प्रशंसा की, केवल तुम कितने अच्छे हो, सबकी प्यास बुझाते हो, शीतलता देते हो, केवल प्रशंसा की। तो फिर नेक्स्ट कर लो, तक हम बोल रहे हैं, तो प्रशंसा की, तब आप देखिए कैसे कितना अलग सुंदर डिजाइन बना। गलत भाव के कारण, हाँ लगाओ, गलत भाव के कारण अब देखिए अगर उसको कहा
कि पानी तो बहुत ख़राब है, हमारे शहर का पानी तो पीते ही पेट खराब हो जाता है, और पहले से ही अगर ये धारणा बना ली तो उसका वाटर क्रिस्टल देखिए कैसा बना, जैसे रेत में गड्ढे गड्ढे से, और आगे बढ़ो, गड्ढे गड्ढे से बने हुए हैं। इस प्रकार से वाटर क्रिस्टल का अलग अलग प्रभाव पड़ा। इसके बाद कौन सा है, हाँ केवल थैंक्स, तो केवल थैंक्स दिया। अब देखिए कैसे लग रहा है, जैसे कितनी सुंदर चांदी की डिज़ाइन की सिल्ली हो। केवल पानी को धन्यवाद दिया, धन्यवाद, पानी जो पीने जा रहे हैं और जो पानी भरा रखा है उसको थैंक्स बोला। फिर देखिए कैसे वाटर क्रिस्टल का अंतर आया। नेक्स्ट ये दे दो बस, ये देखिए ख़त्म कर। जहाँ पर पॉप म्यूजिक बजता है, डिस्को बजता है, रॉक म्यूजिक बजता है, वहाँ पर देखिए कैसा गंदा पानी है और भंवर बना हुआ है। इट मीन से वहाँ पर अगर रखा हुआ आप भोजन खाएंगे, करेंगे या पानी पिएंगे तो आपके शरीर में किस प्रकार से नुकसान, छोड़ दो इतनी बहुत है, नेक्स्ट, किस प्रकार से वह नुकसान पहुँचाएगा। जहाँ पर भी इस प्रकार के म्यूजिक के बीच में आपको भोजन खाना पड़े, करना पड़े, तो उसको क्लीन और चार्ज करके, बस नेक्स्ट ले जाओ, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट, क्लीन और चार्ज करके हम क्लीन और चार्ज करके, हाँ अभी बाद में रखा रहेंगे, क्लीन और चार्ज करके हम जब उस भोजन को करेंगे तब फिर वो भोजन पॉजिटिव हो जाएगा और वह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो उसमें जो नेगेटिव तरंगे आ जाती हैं, जब उसको क्लीन चार्ज कर लेते हैं तो वो नेगेटिव तरंगे निकल जाती हैं, और नेगेटिव तरंगे निकल करके वो पॉजिटिव एनर्जी वाला हो जाता है। वही भोजन जो नहीं पचता वही भोजन पचने लगता है। ये ऑरा, पहले इसको, कष्ट शरीर में दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक होते हैं, एक बाहरी होते हैं। आंतरिक कष्टों के कारण होते हैं चिंतन, नकारात्मक चिंतन, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, बदले की भावना, छिद्रान्वेषण, कटुता, असुरक्षा की भावना और किसी कार्य में बराबर असफलता, अपराध बोध आदि, जिसके कारण व्यक्ति के साइकोसोमेटिक बीमारियां हो जाती हैं। दूसरे बाहरी कारण हैं दूषित जल, दूषित वातावरण, बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस, आहार विहार में गड़बड़ी, भ्रम, योग व्यायाम का अभाव या अधिकता या गलत तरीके से करना। इन दो कारणों से हमारा शरीर बीमार होता है और उसके कारण हमारा ऑरा कमज़ोर हो जाता है या स्वस्थ रहने पर एनर्जेटिक हो जाता है। ये ऑरा दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक ऑरा, एक बाहरी ऑरा। आंतरिक ऑरा के भी दो भाग हैं। आंतरिक ऑरा के दो भाग हैं, एक शरीर के अंदर रहता है वो आंतरिक ऑरा, जो शरीर के बाहर रहता है वो बाहरी ऑरा। ये 6 से 8 इंच तक का होता है। आंतरिक ऑरा 6 से 8 इंच तक का होता है, औसत ऑरा 6 इंच का होता है। साधना करने से ये ऑरा बढ़ता जाता है, बीमारी की स्थिति में ये ऑरा घटता जाता है। इसका आंतरिक ऑरा 1 इंच अंदर होता है और बाकी 5 इंच जितना भी ऑरा है वो हमारे शरीर के बाहर होता है। दूसरा होता है बाहरी ऑरा। बाहरी ऑरा 8 से 20 फीट होता है। स्वस्थ व्यक्ति का 8 से 20 फीट होता है, बीमार व्यक्ति का 8 फीट से कम होता है, साधक का 20 फीट से ज़्यादा होता है। भगवान बुद्ध का अनुमान लगाया गया है कि 300 फुट का ऑरा था, इसीलिए उनके ऑरा क्षेत्र में जो भी आता था, जैसे ही ऑरा क्षेत्र में प्रवेश करता था उसके विचार से प्रभावित हो जाता था, और उनको अगर कोई लड़ाई भी करने आता था, उनको मारने के लिए भी आता था, उनके विचारों में परिवर्तन हो जाता था, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा स्ट्रांग ऑरा था कि वो पूरी तरीके से जो भी सामने वाला है उसके ऊपर हावी हो जाता था। सामने वाले को अपने विचारों के द्वारा जो वो चाहते थे वह व्यक्ति बोलने लगता था, इसलिए उनका ऑरा 300 फीट का था। तो ये हमारा आंतरिक ऑरा में 2 पार्ट होते हैं, एक आंतरिक ऑरा, एक बाहरी ऑरा। आंतरिक ऑरा 1 इंच शरीर के अंदर होता है और 3 बाकी 4 इंच 5 इंच जितना भी है 6 इंच 8 इंच वो सब शरीर के बाहर होता है। इसको हम चेक कैसे करें, आप देखो
दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं। पहले रगड़ने वाला चित्र इकट्ठे सारा दिखा दो। पहला चित्र रगड़ने वाला कहाँ गया? सेकंड पे है, हाँ चेंज कर रखा। पहले दोनों हाथों को आपस में चित्रों में देखें, दोनों हाथों को रगड़ते हैं। इससे हाथ सेंसिटिव हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी हम लोगों ने सूक्ष्म चीज़ों को देखा नहीं है तो सूक्ष्म चीज़ को आसानी से पकड़ नहीं पाते हैं। तो हाथों को जब हम सेंसिटिव कर लेते हैं तो हम सूक्ष्म चीज़ों को आसानी से पकड़ लेते हैं। फिर एक एक टिप्स को चार्ज करते हैं, फिर एक एक टिप्स को चार्ज करते हैं, फिर पांचों उंगलियों को एक साथ करते हैं, फिर इसी प्रकार से दूसरी हाथों को भी चार्ज करते हैं। आप लोग भी जरा चार्ज कर लें। सभी लोग हाथों को रगड़ें, जो लोग भी मोबाइल पर देख रहे हैं सभी हाथों को रगड़ें। हाथों के गर्म होने तक रगड़ें और मन में बोलते जाएं, प्लीज़ चार्ज माई हैंड्स, प्लीज़ चार्ज माई हैंड्स, प्लीज़ चार्ज माई हैंड्स। इस तरीके से बोलते जाएं और हाथों को रगड़ते जाएं, हाथों को रगड़ते जाएं, हाथों के गर्म होने तक। उंगलियों को आपस में मिलाए रखें, अंगूठे को भी मिलाए रखें और रगड़ने के बाद, हाथ के गर्म होने के बाद दोनों हाथों को लगभग 6 इंच दूर तक कर लें, कप की तरह बनाए हुए। हथेली आमने सामने रहेगी, हथेली आमने सामने रहेगी, हाथ में हल्का सा उंगलियों में कर्व रहेगा और शुरू में 2-4 बार स्वयं हिलाएं, शुरू में 2-4 बार स्वयं हिलाएं। फिर आप देखेंगे वो हाथ अपने आप जैसे कोई चीज़ बाहर की ओर हाथों को फेंक रही है, ऐसा फील होगा। फील हो रहा है जैसे कोई चीज़ हाथों को बाहर की ओर फेंक रही है। ये आपका ऊर्जा क्षेत्र है, हथेलियों का ये एनर्जी लेवल है। जैसे जैसे साधना करेंगे, अट्यूनमेंट आपका होगा, ये एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। आप इतनी दूर से भी हाथ करेंगे तो भी हाथ आपके कंपित होते रहेंगे। अभी शुरुआत में आपके नहीं होंगे, शुरू में आप हाथों को नज़दीक ही रखेंगे और कंपित होते रहेंगे। अब इन हाथों को जरा सा धीरे धीरे गोल घुमाइए तो ऐसा लगेगा जैसे आपके हाथ में बॉल है। फील कर पा रहे हो? नहीं, हाथ कर। अब ये लग रहा है जैसे आपके हाथ में बॉल है, यानी ऊर्जा क्षेत्र जो ईश्वर ने आपको एनर्जी दी है वो आपके हाथों से बह रहा है, फ्लो हो रहा है। अब हम इसके द्वारा उपचार भी कर सकते हैं। हथेलियों को आमने सामने ही बनाए रखेंगे, आगे से हटने से यह ऊर्जा क्षेत्र खत्म हो जाएगा। अब आप इस प्रकार से सब लोग करते जाएं, सिर को बीच में ले आएं, फिर भी आप देखेंगे हाथ कंपित हो रहे हैं। हो सकता है अभी जो अट्यूनमेंट हुआ नहीं है, शुरू में उतनी ऊर्जा ना हो तो सिर को मध्य में रख के कंपित ना हो। आप घुटने को ले आए, आप देखेंगे उसी प्रकार से घुटने पर भी कंपित हो रहे हैं। अब हम इसको वापस करना चाहते हैं तो तुरंत मन में जैसे ही भाव लाएंगे, मैं इस ऊर्जा को वापस करना चाहता हूँ, सुदर्शन ऊर्जा को, आप देखेंगे हाथों से वो कंपन अपने आप एकदम बंद हो गया बंद। तो कितना अद्भुत है कि आपने भाव लाए पर हाथों में ऊर्जा आ गई, भाव लाए हाथों में ऊर्जा खत्म हो गई। हथेली में हमारे उंगलियों में बराबर चैनल दौड़ रहे हैं, ऊर्जा क्षेत्र है। कभी आपने सूरज के सामने जब आप ऐसे हाथ करते हैं तो ऐसा लगता है कि उंगलियों के बाद से भी ये चारों ओर लाइनें कुछ चीज़ चल रही है। देखा है कभी ऐसे सूरज के सामने हाथ करके? जाड़ों में खास तौर से तो करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर रेज दौड़ रही है। अंधेरे में अगर हम ऑरा चेक करें, इतनी डिम लाइट में ऑरा नहीं दिखाई देगा, बहुत डिम लाइट में जब हम अगर चेक करना चाहें तो उंगलियों को जब आप ऐसे आमने सामने करेंगे और धीरे धीरे पास लाएंगे तो आप देखेंगे पास लाने के पहले ही लगेगा जैसे उंगलियां आपस में जुड़ गई हैं या प्रेशर बन रहा है। फील होगा जैसे प्रेशर बन रहा है। अभी दिखाई नहीं देगा, वो दिखाई तब देगा जब ऐसा दिखाई देगा जैसे धुआं जैसा है। कभी कभी दूर से भी, इतनी दूर से भी दिखाई देने लगता है, पास ला के लगता है दोनों का धुआं जुड़ गया, और पास लाएंगे तो लगने लगता है जैसे कि ओवरलैपिंग हो रही है। इस प्रकार से फील होता है। हाथों को इस प्रकार करेंगे तो भी इसके चारों ओर एक बाहर स्किन ख़त्म होने के बाद भी एक लेयर सी दिखाई देगी। ये आपका ऑरा है जिसमें ऊर्जा बह रही होती है और आपको एनर्जी दे रही होती है। ये हमारा आंतरिक ऑरा है।
तो ये हमने हाथों से अनुभव किया तो हमको ज़्यादा अनुभव हुआ। अब हम अपने हाथ का चेक करेंगे, सभी लोग चेक करेंगे, जो लोग देख रहे हैं प्रोग्राम वो सभी लोग अपने ऑरा को चेक करके इस ऑरा को अनुभव करेंगे कि हमारा ऑरा किस रेंज कितना है। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, हाथों को रगड़ के सेंसिटिव करेंगे। मन में प्लीज़ चार्ज माई हैंड्स, प्लीज़ चार्ज माई हैंड्स बोलते जाएंगे और हाथों को चार्ज करेंगे। उसके बाद इस हाथ का ऑरा चेक करने के लिए दूसरे हाथ को ऊपर कर देंगे। अब हल्का सा अप डाउन करते हुए, एकदम जल्दी जल्दी नहीं करना है, अप डाउन कर थोड़ा नीचे लाएंगे, जितना नीचे लाएं उससे कम ऊपर ले जाएंगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे नीचे लाएंगे। जहाँ पर भी आपको ऑरा की रेंज मिलेगी वहाँ पर प्रेशर बनने लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे हवा की तरह दबाव बन रहा हो। जहाँ पर हवा का दबाव सा बनने लगे, प्रेशर सा बनने लगे या हथेली पर हल्की सी चुनचुनाहट सी अनुभव होने लगे, समझिए वो आपके हाथ का ऑरा है। किसी का हो सकता है इतना पास हो, किसी का हो सकता है इतना हो। जो साधक होगा उसका बड़ा होगा, मध्यम नॉर्मल व्यक्ति स्वस्थ का इतना हो सकता है, बीमार का कम हो सकता है। लेकिन हथेली के मध्य में चुनचुनाहट का अनुभव या प्रेशर का अनुभव होगा। लेकिन एक बार में मान के मत बैठ जाइए, कंफर्म करिए दोबारा, क्या उसी स्थान पर फिर दबाव बना, फिर दोबारा कंफर्म करिए क्या उसी स्थान पर फिर दबाव बना। तीनों बार अगर एक ही स्थान पर दबाव बने तो समझिए आपका ऑरा मिल गया। हो सकता है किसी को आज अभी न चेक हो पाया हो, न समझ पाए हो, न बन पाया हो, लेकिन आप 2-3 बार अभ्यास करेंगे या 1-2 दिन अभ्यास करेंगे, आपका ये बनने लगेगा। रेकी की क्लास में तो सबका बन जाता है, क्योंकि मैं देखती रहती हूँ तो सामने देख करके और चेक कर बता देती हूँ यहाँ पर हो रहा है। जैसे हम बताते हैं वो कंसंट्रेट वहाँ पर करता है, उसको पकड़ में आ जाता है और समझ आ जाता है। फुल ऑरा कैसे स्कैन करेंगे? फुल ऑरा स्कैन करने के लिए दोनों हाथों को फिर रगड़ेंगे, एक एक टिप्स को चार्ज करेंगे, दोनों हाथों के 5 उंगलियों को चार्ज करेंगे, हाथों को रब करेंगे, फिर दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएंगे और ऐसे हल्का 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 हल्का, इसको खोल, कौन सा है आ रहा चित्र, हल्का हल्का ऊपर नीचे करेंगे। ठीक है, छोड़ दो, बस छोड़ दो। हल्का हल्का हम ऊपर नीचे करेंगे, ठीक है रहने दो, ठीक है। हल्का हल्का ऊपर नीचे करेंगे। जब हथेली पर प्रेशर का अनुभव होने लगे या हवा का दबाव का अनुभव होने लगे, फिर धीरे धीरे हाथों को आगे की ओर लाते जाएंगे। हथेली चेहरे की तरफ, शरीर की तरफ रहेगी। माथे का चेक करें, आँखों का चेक करें। जहाँ पर आपको लगे कि दबाव ज़्यादा बन रहा है तो हाथों को बाहर की ओर ले आएँ, जहाँ पर दबाव मिले वहाँ तक ले जाएं। जहाँ आपको लगे अरे यहाँ तो कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है तो हाथ को पास ले आएं। जहाँ पर जिस अंग में कष्ट होगा वहाँ पर आपके हाथ पास हो जाएंगे। जिस अंग में कष्ट नहीं होगा वहाँ नॉर्मल रहेंगे। जो अंग ज़्यादा ऊर्जावान होगा, ज़्यादा स्वस्थ होगा, वह हाथ आपके ज़्यादा आगे तक आएंगे। इस तरह से करते हुए आप ऊपर से नीचे तक अपने ऑरा को चेक करते हुए ले आएं। और जहाँ पर कष्ट होगा आपको निश्चित रूप से वहाँ का ऑरा कम मिलेगा। किसी दूसरे व्यक्ति का चेक कर रहे हैं, ऐसे ही दूसरे व्यक्ति का भी चेक कर सकते हैं। जहाँ पर कम मिले वहाँ पर आपको ट्रीटमेंट देना है ज़्यादा। जहाँ पर कम और ज़्यादा है वहाँ पर ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से ऑरा की स्कैनिंग करते हुए किसी व्यक्ति को बिना बताए ही आप चेक कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के कष्ट किस किस अंग में है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर के द्वारा जब ऑरा स्कैनिंग की जाती है, कष्ट आने वाला है यह भी पता चल जाता है। क्योंकि अगर उस ऑरा की नेगेटिव तरंगे हैं, नेगेटिव कलर्स आ गए हैं, तो नेगेटिव कलर्स आते ही इसका मतलब है उस अंग में कष्ट आने वाला है, ऑरा में आ चुका है। अगर तुरंत उपचार कर दिया जाए तो वह ऑरा से निकल जाएगा। तो हम
किसी भी पैथोलॉजी में आने वाला है बीमारी पता नहीं चलती है, लेकिन रेकी के द्वारा बीमारी आने वाली है ये भी समझ आ जाती है और हम तुरंत उपचार करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आंतरिक ऑरा के बारे में जाना। अब हम बाहरी ऑरा को कैसे चेक करेंगे। बाहरी ऑरा को चेक करने के लिए अब हम दूसरा व्यक्ति चेक करेगा, आप स्वयं चेक बाहरी ऑरा को नहीं कर सकते हैं। अब व्यक्ति को सामने खड़ा कर दिया, लगभग यहाँ जो हम लोग 10 फीट दूर वैसे तो खड़े होते हैं क्योंकि यहाँ पर कैमरे की सीमाएं हैं, इसीलिए हम पास में रहेंगे। हाथों को व्यक्ति को सीधा खड़ा कर देते हैं, हथेली सामने की ओर, आंखें बंद कर देते हैं। शरीर को आंखें बंद करके हथेली सामने की ओर कर देते हैं। मन को आज्ञा चक्र में लगाने को बोल देते हैं। मन आज्ञा चक्र में लगा हुआ है, व्यक्ति एकदम स्थिर होकर के बिना शरीर को ढीला छोड़कर खड़ा हो जाएगा। फिर जो दूसरा व्यक्ति ऑरा चेक करने वाला है वो अपनी हथेलियों को रब करेगा। रब करने के बाद दोनों हाथों को ऐसे सामने कर लेगा। फिर दूर से आता हुआ, थोड़ा हम दूर जा रहे हैं, आप उसको मान लें, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। इनका ऑरा तो स्ट्रांग है, इसीलिए ये धीरे धीरे हम आगे आते जाएंगे। जैसे ही उस व्यक्ति के ऑरा क्षेत्र में, देखिए गिर जाओगे, जैसे ही उसके जानवर गिरेगी, जैसे ही हम ऑरा, अभी आपने चेक किया कि ये पीछे जाने लगी, तो जैसे ही उस व्यक्ति के ऑरा क्षेत्र में आएंगे वह व्यक्ति हिलने लगेगा, दाएं बाएं हिलने लगेगा, पीछे की ओर जाने लगेगा। तो जहाँ पर भी व्यक्ति पीछे जाने लगे यह उस व्यक्ति की ऑरा की रेंज होती है। तो हम लोग 20 फीट 30 फीट दूर से चलना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आकर के, बीमार व्यक्ति का तो कम होता है, आप पास से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर साधक है उसकी बहुत ज़्यादा रेंज होती है। क्योंकि मेरी रेंज भी मैंने चेक करवाई थी, 100 फीट है। ऑरा की रेंज मेरी 100 फीट की है। तो आप और ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा साधना करने वाले हैं, उनकी रेंज और ज़्यादा हो सकती है। तो जो भी साधना करता है उनकी ऑरा की रेंज ज़्यादा होती है। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। अब विज्ञान के युग में आप कहेंगे हम कैसे मान लें कि ये हिलिए, अपने आप भी हिल सकती हैं। तो हमारे रेकी आचार्यों ने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। इसको कहते हैं चक्रा स्कैनर, इसको कहते हैं ऑरा स्कैनर और इसको कहते हैं डाउजर। इससे हम चेक करते हैं, पूछते हैं क्या इनकी रेंज, सामने जो खड़ी है पिंकी, क्या इनका ऑरा, आंतरिक ऑरा यहाँ पर है, क्या इनका आंतरिक ऑरा यहाँ पर है, क्या इनका आंतरिक ऑरा यहाँ पर है। देखिए हिल नहीं रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आंतरिक ऑरा 6 इंच तक होता है। ये ज़्यादा दूर है, ये नहीं हिल रहा। अभी देखिए पूछते हैं क्या पिंकी का बाहरी ऑरा यहाँ पर है, कृपया बताएं क्या पिंकी का बाहरी ऑरा यहाँ पर है। अब देखिए ये घूमने लगा, कह रहा है हाँ। इसको हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बाद का आखिरी वाले कोर्स में। ये कैसे किया जाता है, करने का तरीका भी बताएंगे। इसे आप अपने हाथ से स्वयं भी कर सकते हैं। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बताऊंगी जिसमें कहूँ कि मैं ही कर सकती हूँ, आप नहीं। अगर ऐसा है तो उसमें अंधविश्वास है। जो मैं कर सकती हूँ वो आप भी कर सकते हैं। इसीलिए जो भी कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। उसका करने का तरीका हम आपको भी सिखाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें, तीनों चीज़ें एट्यूनमेंट के बाद प्रयोग कर सकते हैं, तभी काम करती हैं। ऐसे ये चक्रा स्कैनर है, इसके द्वारा भी हम चेक करते हैं क्या इनका आंतरिक ऑरा यहाँ पर है, क्या इनका आंतरिक ऑरा, इसकी भी भाषा होती है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। इनका आंतरिक ऑरा यहाँ पर है, कह रहा नहीं है। क्या इनका बाहरी ऑरा यहाँ पर है, अब ये कह रहा हाँ है। स्टॉप, स्टॉप बोलते ही ये रुक जाएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मैंने नहीं है, क्लॉकवाइज मैंने है। पूरा जब हम पढ़ाएंगे कैसे इसको समझा जाता है, कैसे यहाँ या ना इसकी मानी जाती है,
कैसे इससे उपचार किया जाता है इस चक्रा स्कैनर से, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसे ही ये ऑरा स्कैनर है, इससे तो हीलिंग आदि भी कर सकते हैं, लेकिन इन छड़ों से केवल ऑरा नापते हैं। अगर कोई व्यक्ति सामने है तो ये ऐसे नहीं रुकेंगी। ये दोनों छड़ें देखिए बिल्कुल आमने सामने हैं, अगर घूम करके इनके सामने लाएंगे तो ये रुकेंगी नहीं, क्योंकि इनका ऑरा इनको बाहर घुमा देगा। और फिर हम इधर लाएंगे, सामने करते हैं, जब सामने कोई नहीं है तो ये रुकी रहेंगी, और घुमाते हैं, सामने जो भी व्यक्ति आया, और देखिए कैमरामैन सामने थे, ये घूम गया क्योंकि इनके ऑरा से टकराया और इसने दाएं बाएं घूम गया। तो इस तरीके से हम बाहरी ऑरा को चेक कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि कितने फुट का है। अब हमारा ऑरा गंदा ही हो गया है तो हम कैसे साफ करें? उसके लिए 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, हम एक बाल्टी लेते हैं या चौड़े मुंह का बर्तन लेते हैं, उसमें आधा बर्तन भर के पानी रख लेते हैं, उसमें सादा नमक जो हमारे किचन में होता है वो 1 मुट्ठी, चम्मच उठाओ इसमें से, 1 मुट्ठी डाल लेते हैं। ये पानी तैयार हो गया। उसके बाद डिटॉल से पानी लेकर कोहनी तक के हाथ में लगा लेते हैं, या आजकल तो सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र को भी हम लोग लगा सकते हैं। कोहनी तक के हाथ में हमने सैनिटाइज़र लगा लिया, फिर दोनों हाथों को रगड़कर सेंसिटिव किया। जिस व्यक्ति का ऑरा साफ करना है उस व्यक्ति के सामने खड़े हो गए, थोड़ी सी दूरी बनाए हुए, हाथों को कप की तरह कर लिया इस तरीके से, और खरोचते हुए आंतरिक ऑरा में हाथ रखते हुए, खरोचते हुए, और आंतरिक ऑरा हम लोगों ने पढ़ा है 4 इंच तक बाहर होता है, 4 से 5 इंच तक बाहर होता है, तो 2.5-3 इंच हाथों को दूर रखते हुए खरोचते हुए ऐसे नीचे लाएंगे, पूरा ऐसे खरोचते हुए पूरा नीचे पैर तक ले आएंगे, फिर ऐसे समेट करके पानी में हाथ को छिड़क देंगे, क्योंकि बायोप्लाज्मा लिसलिसा होता है इसलिए छिड़क कर उसको साफ़ करेंगे। हाथ को छिड़क दिया और साफ़ कर दिया। कई बार क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकर व्यक्ति है, ऑरा बहुत गंदा है, तो आप ऑरा क्लीन करने में थक जाएंगे। जिसके ऑरा में कोई गंदगी नहीं होगी उसका ऑरा जैसे आपको लगेगा जैसे कुछ भी नहीं किया। जैसे कमरे में बहुत ज़्यादा कूड़ा, ईंटा पत्थर सीमेंट का कूड़ा हो, तो आप झाड़ू लगाएं तो शायद झाड़ू लगाने में आप बहुत थक जाएंगे। अगर बिल्कुल साफ़ कमरा, बंद पड़ा कमरा है, आपने खोला, झाड़ू लगाना शुरू किया, थोड़ी सी धूल थी, बड़े आसानी से करते चले जाएंगे। ये भी हमारे शरीर की झाड़ू बुहारी ही है। जो हमने दिन भर गंदगी की है उसको हम ऐसे करके साफ़ करते हैं। एक बार उंगलियों को मिलाकर, एक बार उंगलियों को खोलकर ऊपर से नीचे तक साफ़ करेंगे, फिर पानी में छिटक देंगे। उंगलियां मिलाकर, उंगलियां फैलाकर, यह 1 बार हुआ। ऐसा 5 बार शरीर के एक तरफ से करेंगे, फिर 5 बार शरीर के दूसरी तरफ से करेंगे। पूरा ऊपर से नीचे तक ले जाकर समेट कर पानी में छिड़कना, फिर हाथ को खोलकर करना, हाथ मिलाकर, हाथ खोलकर, यह 1 बार हुआ। फिर उसके बाद ऐसे ही पीछे से करेंगे 5 बार शरीर के एक तरफ से, और फिर 5 बार शरीर के दूसरी तरफ से। ऐसे हम 20 बार करेंगे तो ऑरा क्लीन हो जाता है। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ऑरा क्लीन कर लें। थकावट का अनुभव हो रहा है, ऑरा क्लीन कर लें। बुखार तीव्र आ रहा है, किसी भी कष्ट की तीव्रता में ऑरा क्लीन करते ही कष्ट की तीव्रता में कमी आ जाती है और व्यक्ति को आराम मिलने लगता है। उसके बाद हीलिंग दें तो ऑरा में जो छिद्र होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं और बॉडी के अंदर प्रॉपर ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा मिलने लगती है। पढ़ाई करनी हो, पढ़ाई के लिए अगर जगना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज़ रोज़ पढ़ाई के लिए जगने के लिए करें।
लेकिन अगर इमरजेंसी है, पढ़ाई नहीं हो पाई है, कल पेपर है, तो पहले ऊपर से नीचे ऑरा क्लीन करके फिर नीचे से ऊपर कर दें। और जब नीचे से ऊपर करेंगे तब पानी में नहीं साफ करेंगे। बेहोश व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लो ब्लड प्रेशर वाले को हाई को नहीं करेंगे, लो ब्लड प्रेशर वाले को नीचे से ऊपर करेंगे, मूर्छित व्यक्ति को नीचे से ऊपर ऑरा क्लीन करेंगे, बाकी सबको ऊपर से नीचे ही किया जाता है। लोकल ऑरा क्लीन करना भी किया जा सकता है। अगर किसी एक अंग में कष्ट है तो लोकल ऑरा भी क्लीन कर सकते हैं। लोकल ऑरा 50 से 200 बार तक किया जाता है। किसी एक अंग में कष्ट है तो उसी अंग का ऑरा क्लीन करेंगे। और लोकल ऑरा क्लीन करते समय नीचे से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, हर तरह से किया जा सकता है। जबकि पूरा ऑरा क्लीन करना है तो हमें ऊपर से नीचे ही करना होता है। कहीं और उसके बाद कोहनी तक के हाथ ऑरा क्लीन करने के बाद कोहनी तक के हाथ साबुन से या डिटॉल पानी से रगड़ रगड़ के साफ करें। अगर अंगूठी आदि पहने हैं तो उनको निकाल कर धोएं और फिर पहने, जिससे कि इसके अंदर अगर नेगेटिव तरंगें भर गई हो तो वो भी रिलीज़ हो जाएं। वो फायर वाला दिखाओ। अगर कहीं पर पानी नहीं है तब आप कैसे ऑरा क्लीन करेंगे? पानी नहीं है तो आप करेंगे तो इसी प्रकार ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे, और दोनों हाथों को इस तरीके से चित्र के अनुसार कर लेंगे। ऊपर हरे रंग की फायर को, कॉस्मिक फायर को विजुलाइज करेंगे और फूंक करके जो नेगेटिव कलेक्शन किया है उसको स्पेस में भेज देंगे। करने का तरीका पूरा वही रहेगा जो आपने पहले किया था, पानी में किया था, वैसे ही रहेगा। अगला वो लेटे वाला, इस तरीके से करेंगे। तीसरा तरीका है कि आप लेट जाएं और अनुभव करें, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि मृत शरीर को, आत्मा को जाता दिखाते हैं, ऐसे ही विजुलाइज करें कि आपका नेगेटिव शरीर से अलग हो रहा है, अलग होकर दूर स्पेस में जाता हुआ देखें। जब तक कि डॉट की तरह नेगेटिव शरीर समाप्त ना हो जाए तब तक उस चित्र को देखते रहें। जब तक उस चित्र को हम देखते रहेंगे और फिर अंत में अपने इष्ट का स्मरण करते हुए सो जाएंगे। तो ऐसा करने से हमारे शरीर के दिन भर के जो नेगेटिव कलेक्शन है, जो दिन भर का नेगेटिव कलेक्शन है, वो सारा रिलीज हो जाएगा और आराम से हमको नींद आ जाएगी और हम गहरे सो जाएंगे। तो इतने तरीके से हम अपने शरीर को क्लीन कर सकते हैं। ऑरा क्लीन खड़े होकर भी कर सकते हैं और ऑरा क्लीन लिटा कर भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मरीज़ है, वो बैठ नहीं सकता है, तो उसको लिटा करके करते हैं। उसको आराम से लिटा दिया जैसा पेशेंट को लिटाते हैं, फिर अपने हाथों को इसी प्रकार किया और ऊपर से क्लीन करते जाएंगे, इसी प्रकार खरोचते हुए क्लीन करते जाएंगे। अब पानी हम उसको पैर की तरफ रखेंगे, जिससे कि बार बार घूमना ना पड़े और ज़्यादा झुकना भी ना पड़े। बार बार झुकेंगे तो हमारी कमर खराब हो जाएगी, इसलिए किसी ऊंची कुर्सी पर, स्टूल पर रखकर और हाथ को छिड़क दें। अगर पानी नहीं है तो फायर में ब्लो कर देंगे। दूसरी बार हाथों को इस प्रकार से खोल के करेंगे, पूरा क्लीन किया और पानी में कर दिया। उंगली मिलाकर, उंगली खोलकर, यह एक बार हुआ। ऐसा 5 बार शरीर के एक तरफ से करेंगे, 5 बार शरीर के दूसरी तरफ से करेंगे। पलट जाओ। फिर पीछे से भी इसी प्रकार से करेंगे। पहले 5 बार शरीर के एक तरफ से करेंगे और 5 बार शरीर के दूसरी तरफ से करेंगे। ऐसा 5-5 बार करने से पेशेंट को बहुत आराम मिल जाता है। बुखार की स्थिति में सिर का ऑरा
कई बार और क्लीन कर देंगे। सिर का ऑरा बार बार क्लीन करके सिर को और अधिक क्लीन करेंगे। पेट दर्द है या पीठ दर्द है तो ऐसे पीठ का बार बार देर तक पीठ का क्लीन करेंगे। जिस भी अंग में कष्ट है उस अंग का देर तक ऑरा क्लीन करने से कष्ट की तीव्रता में एकदम शांति आ जाती है और व्यक्ति को आराम मिलने लगता है। तो ये था, उठ जाओ, ये था ऑरा को क्लीन करने का तरीका। इसी तरीके से कुर्सी पर बैठकर भी ऑरा क्लीन किया जा सकता है। पानी को भी इसी प्रकार से हम चार्ज करते हैं। अब पानी को चार्ज करके अगर व्यक्ति को दिया जाता है, जिस भी गोल के लिए चार्ज किया जाता है वह पानी उसी गोल के लिए एनर्जी देने लगता है। हम लोग पानी का चार्ज करने की विधि आगे क्लासों में सीखेंगे। आज हम लोगों ने सीख लिया ऑरा क्या है, ऑरा कैसा होता है, उसको चेक कैसे करते हैं, ऑरा गंदा क्यों हो जाता है, उसको कैसे साफ़ करें, बाहर ऑरा की बाहरी आंतरिक ऑरा, बाहरी ऑरा साफ़ करने की तीनों विधियां सीखी। आज बस इतना ही। आगे कल हम लोग पढ़ेंगे। एक तो बीज मंत्र ध्यान करेंगे जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, और साथ में रेकी का कैसे प्रयोग किए जाते हैं, रेकी का कैसे हम शुरू करें, कैसे 24 अंगों पर रेकी ली जाती है, कैसे प्रार्थना की जाती है, रेकी की प्रार्थना, ये सब हम कल पढ़ेंगे। मैं डिवाइन रेकी सेंटर गीता नगर कानपुर से मैं ग्रांड रेकी मास्टर पूनम रानी आप सबको नमस्कार करती हूँ। नमस्कार।